हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आपने जनसंख्या वृद्धि को तो चिंता का कारण जरूर सुना होगा, लेकिन क्या जनसंख्या में गिरावट होना भी चिंता का कारण बन सकता है? दरअसल अभी हाल ही में कुछ ऐसे समाचार आए हैं जिसके कारण यह विषय चर्चा के केंद्र में आ गया है। इन दो महत्वपूर्ण समाचारों को देखिए, जहां एक तरफ चीन में लगातार तीसरे साल भी जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है और वहां पर सरकार और अर्थव्यवस्था के स्तर पर चिंता जाहिर की जा रही है इस मामले। वहीं दूसरी तरफ रूस जैसे देश ने भी चीन और जापान की देखा-देखी जनसंख्या वृद्धि के मद्देनजर नीतिगत परिवर्तन किए हैं। और जानते हो, उसने तो यहां तक कहा है कि देखो भाई, हमारे यहाँ जनसंख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई है, तो हम अपने यहाँ की 25 वर्ष तक की युवतियों को 1 लाख रूबल इनाम राशि भी दे सकते हैं, प्रोत्साहन राशि भी दे सकते हैं, यदि वे स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में अपनी भूमिका निभाएं। और इस तरीके से ये गतिविधियां देखी जा रही हैं। दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग इस विषय को थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि आखिर जनसंख्या में गिरावट को क्यों इतना बड़ा कंसर्न माना जा रहा है और इससे जो जुड़े हुए अन्य पक्ष हैं क्या कुछ कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं कि IAS प्री 2024 में इस पार्टिकुलर टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए एक सवाल भी पूछा गया था कि इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जहां पर बीते कुछ समय से जन्म दर लगातार गिर रही है और यह मीडिया में भी चर्चा के केंद्र में रहा है। तो यह सवाल भी इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग बातचीत करते हैं। आगे इस पूरे विषय को समझने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि P2I फाउंडेशन बैच की शुरुआत 27 जनवरी से की जा रही है, सुबह में 8 बजे से। यदि आप 2026 को मद्देनजर रखते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है दोस्तों। इस बैच के अंतर्गत दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से आपको एक डिस्काउंट के साथ 28,999 रुपए में इस बैच में एडमिशन मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप 2027 के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मात्र 34,999 रुपए में इस कंप्लीट कोर्स से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जीएस की संपूर्ण पाठ्यक्रम को इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। सीसेट और एसे की तैयारी भी इसी पाठ्यक्रम में शामिल की जाती है। इसके लिए अलग से आपको कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दो महत्वपूर्ण सुविधाएं इस खास बैच में है, जहां यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में यदि आप सफलता पाते हैं तो आपकी संपूर्ण फी वापस कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपके पास मासिक ₹11,000 जीतने का भी खास अवसर है यदि आप इस बैच में ज्वाइन करते हैं। और मासिक जो टेस्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें यदि आप रैंक 1 लाते हैं तो फिर आपको इस पुरस्कार राशि से नवाजा जाएगा। तो ये कुछ खास सुविधाएं हैं। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन किया हुआ है, उसको आप क्लिक कीजिए और देन आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो चर्चा है ये जुड़ी हुई है जन्म से। बिल्कुल सही बात है भाई, जनसंख्या में वृद्धि हो या फिर जनसंख्या में घटोतरी हो, जन्म निश्चित तौर पर इससे जुड़ा हुआ है। जन्म यदि ज्यादा होगा तो फिर जनसंख्या में वृद्धि होगी और जन्म यदि कम होगा तो फिर जनसंख्या में घटोतरी होगी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण पक्ष से रूबरू करवाना चाहूंगा कि क्या केवल जनसंख्या में बढ़ोतरी और जनसंख्या में घटोतरी ही कंसर्न है? जी नहीं, आपको यह भी ध्यान रखना है कि स्वस्थ जनसंख्या कितनी है, वो जनसंख्या कितनी स्वस्थ है ना? बीमार जनसंख्या आप ज्यादा चाहेंगे या फिर स्वस्थ जनसंख्या आप ज्यादा चाहेंगे? एक देश को अपनी नीति में परिवर्तन लाने के मद्देनजर इस पॉइंट पर भी ध्यान देना होगा या नहीं होगा? तो यहां पर इस तरीके से भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो आने वाली पीढ़ी है वह स्वस्थ हो रही है या फिर कमजोर पीढ़ी को आप जन्म दे रहे हैं। क्या आप ऐसे बच्चे को जन्म दे रहे हैं जो सही तरीके से नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग वो नहीं है और वह वीक है, कमजोर है, और वह सामाजिक भागीदारी में कितनी अधिक भूमिका निभा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो कितनी अधिक भूमिका निभा सकता है? यदि आप स्वस्थ बच्चे को जन्म देते हैं तो इस रिगार्डिंग वह कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से भूमिका निभा सकता है या नहीं निभा सकता है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। और ये एक बड़ी वजह है जिसमें हमने यह देखा कि रूस ने जब ये बात कही कि हम युवतियों को प्रोत्साहन राशि देंगे 1 लाख रूबल की, तो उसने ये कंडीशन रखा है कि देखो भाई, आपको स्वस्थ बच्चे को जन्म देना है। ऐसा नहीं कि आप
किसी ऐसे बच्चे को जन्म दें जो कि फिजिकली चैलेंज हो, और यदि आप फिजिकली चैलेंज बच्चे को जन्म देते हैं तो फिर आपको हम ये राशि नहीं देंगे। इस तरीके की बातें रूस के द्वारा की गई। तो ये जो एक कंसर्न है, ये जो एक एंगल है इस पूरी चर्चा में, इसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आप स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के प्रति कितना अधिक अपना पक्ष रखते हैं। और यदि भाई कमजोर बच्चा यदि जन्म लेता है तो इसके लिए उत्तरदायी माता पिता तो नहीं है ना, इसके लिए उत्तरदायी कोई समाज तो नहीं है ना। लेकिन यदि अनफॉर्चुनेटली या फिर किसी भी कारणवश यदि कमजोर बच्चे का जन्म होता है तो फिर उसकी तुलना में आप सामान्य तौर पर और अधिक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर सकते हैं। यह भी एक एंगल हो सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ कंसर्न है इस पूरी चर्चा के संदर्भ में, और यहां पर इसी कारण से मैंने रूस की बात आपको कही है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि देश का विकास और संसाधन, इन दोनों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कैसे? भाई जाहिर सी बात है कि यदि आप जनसंख्या वृद्धि करते हैं तो एक ऐसा समय आया जबकि आपने जनसंख्या वृद्धि कर ली और साथ ही आपने बहुत बड़े लेवल पर विकास भी किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपने बहुत ज्यादा किया, जरूरत से ज्यादा किया। लेकिन आपने क्या किया कि धीरे धीरे अपनी जनसंख्या को कम करना शुरू कर दिया और आपकी जनसंख्या कम होकर के यहां पर चली आई। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो तो कम नहीं हुआ, वो तो या तो यथावत है या फिर और ज्यादा हुआ। अब आप ये समझिए कि यदि जनसंख्या में गिरावट आ गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी जितना भी विकास से संबंधित कार्य व्यापार है ये बेहतर हुआ है, तो जो जनसंख्या वर्तमान में कम हो गई है इसके ऊपर बर्डन ज्यादा होगा या कम होगा? इसके ऊपर जो इस पूरी व्यवस्था को संभालने का दारोमदार होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। तो ऐसे में ये जो जनसंख्या है ये ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करेगी या कम स्ट्रेस्ड फील करेगी? ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करेगी। और यदि ये ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करेगी, ज्यादा यदि इसको दिक्कत होगी पूरी व्यवस्था को संभालने में, तो हो सकता है कि ये आगे आने वाले समय में शादी ब्याह कम करे या फिर न करे, या फिर बच्चे को जन्म न दे, या फिर कम बच्चे को जन्म दे, और ये जो स्थिति है फिर आगे कंटिन्यू हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि जापान में इस तरीके की स्थिति हाल के समय में देखी गई है। मैं आगे इसके बारे में चर्चा भी करूंगा। तो ये जो 2-3 एंगल्स हैं, इसे इस चर्चा के संदर्भ में ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं कि जब हम वर्तमान में चीन की जनसंख्या के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं। पहला एंगल है कि वृद्ध होती जनसंख्या, वृद्ध होती जनसंख्या। भाई जनसंख्या का जो एक लेवल है, एक जो स्तर है, वो तो बूढ़ा हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जितने भी लोग आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल पहले जन्म लिए वो सदा जवान ही रहेंगे। ये तो संभव नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। तो वृद्ध होती जनसंख्या एक बड़ा कंसर्न है। वहीं दूसरी तरफ जो कार्यशील आयु वर्ग है, कार्यशील आयु वर्ग है, इसमें घटोतरी की स्थिति देखिए। भाई आपकी जनसंख्या धीरे धीरे गिरी है, कम हुई है। तो पहले यदि x जनसंख्या थी, अब आपकी जनसंख्या में x-50 की गिरावट यदि आ गई तो जाहिर सी बात है कार्यशील वर्ग की जो स्थिति है वो ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो ये स्थितियां यहां पर चीन के संदर्भ में देखी जा रही हैं, इसे यहां कंसर्न के तौर पर देखा जा रहा है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि सर जनसंख्या में गिरावट के पीछे की क्या वजह रही है इन देशों में? तो यदि हम इसको एक एक करके देखें दोस्तों, तो चीन के स्तर पर यदि बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि चीन में जीवन यापन लागत, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा करियर को लेकर के जो कंसर्न है वो जरूरत से ज्यादा हुआ है। इस कारण से लोगों ने शादी करने में देरी की या फिर शादी नहीं की, और उन्होंने या तो कम बच्चों को जन्म दिया या फिर बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। इस तरीके के कारण भी जनसंख्या में गिरावट की स्थिति देखी गई। वहीं जो
आप्रवासन है, आप्रवासन कहने का मतलब कि बाहर के देशों से चीन में आने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें भी गिरावट की स्थिति देखी गई। तो इस कारण से भी जनसंख्या जो चीन की रही उसमें धीरे धीरे करके गिरावट दर्ज की गई है। ये कुछ खास फैक्टर यहाँ पर दिखते हैं। इसके अलावा जब हम जापान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो जीवन यापन लागत है, यहाँ जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ रहा है। तो एक आम इंसान सोचता है कि भाई हम तो अपना जीवन सही तरीके से जी ही नहीं पा रहे हैं, क्या ही हम शादी करेंगे और क्या ही हम अपने बच्चों को पैदा करेंगे और क्या ही हम उनका लालन पालन करेंगे। ये एक कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉरपोरेट कल्चर की स्थिति दोस्तों वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर देखी गई है और इसके कारण जो हस्बैंड वाइफ है वो दोनों ही यदि वर्किंग है तो इसके कारण उनके मन में ये ख्याल आने लगता है या आने लगा कि क्यों हम बच्चों को जन्म दें, जब बच्चों को हम लालन पालन ही नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पास रह ही नहीं रहे हैं, हमेशा तो हम लोग ऑफिस में ही रहते हैं, तो फिर ऐसे में बच्चों को जन्म देने के क्या ही फायदा। या फिर हम बच्चों को जन्म भी देंगे तो मैक्सिमम 1 या मैक्सिमम 2। और ये जो स्थिति है ये धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जब आगे और बढ़ने लगी तो इसमें बढ़ोतरी होगी या फिर घटोतरी होगी। निश्चित तौर पर घटोतरी होगी और वही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है जी। वहीं दूसरी तरफ जो देरी से विवाह की स्थिति है यह यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज कर रहा है कि मान लो कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है या फिर किसी भी कारण से उसकी शादी में देरी हो गई तो फिर या तो उसने शादी फिर बाद में की ही नहीं, तो जब उसने शादी ही नहीं की तो बच्चे को जन्म देने की संभावना भी कम हो गई और विवाह से इतर शारीरिक संबंध स्थापित करके बच्चे को जन्म देने की जो स्थिति हो सकती है यह संस्कृति भी जापान में नहीं देखी जाती है। तो इन वजहों से भी जो जापान में जनसंख्या में गिरावट की दर है वो लगातार बढ़ती हुई देखी गई। वहीं जब हम रूस की बात करें तो रूस में उच्च वयस्क मृत्यु दर की स्थिति देखी गई। इसके अलावा जो युद्ध हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में बीते लगभग 2-3 साल में जिस तरीके से तनाव का माहौल देखा गया है उसके कारण भी जनसंख्या का प्रवासन हुआ, जनसंख्या वहां से निकल करके कहीं दूसरी जगह चली गई, तो बड़ी संख्या में पलायन की स्थिति वहां पर देखी गई, है ना। तो इन सभी वजहों से रूस में भी जनसंख्या के स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है और इसी वजह से रूस ने भी कंसर्न रेज किया। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं इन देशों के संदर्भ में। अब हम लोग फिर से थोड़ा सा चीन को लेकर के बातचीत करें, क्योंकि चीन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक समय विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता था, आज अपने यहाँ जनसंख्या में कमी के कारण चिंतित हो रहा है। तो इसको लेकर के तो चर्चा बनती ही है ना। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम चीन की जनसंख्या के इतिहास को थोड़ा सा देखें तो 1949 में जब चीन में साम्यवादी सरकार बनी और देन आफ्टर कहा जाता है कि 30 साल के भीतर वहां जनसंख्या में दोगुनी बढ़ोतरी है। 30 साल में दोगुनी बढ़ोतरी। ठीक है जी। आबादी बढ़ गई। आबादी जब बढ़ी तो उसका प्रभाव क्या हुआ, खाने को आपके पास में जो संसाधन है उसकी कमी, संसाधन की कमी। तो चीन को चिंता भी सताने लगी कि अब हम क्या करें, अब हम किस तरीके से इतनी बड़ी जनसंख्या को हम मैनेज करें। और हालांकि यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि इस दौरान में 1949 के बाद से कुछ समय तक एक ऐसी भी स्थिति पनपी जबकि माओ से तुंग के नेतृत्व में कुछ ऐसे पहले की गई, कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिसके कारण लाखों लाख की संख्या में लोगों की मौत भी हुई। उन सब के बावजूद चीन की आबादी में घटोतरी एज सच नहीं हुई। और माओ से तुंग ने जो कोशिशें की थी, कुछ कदम जो उठाए थे चीन में आमूलचूल परिवर्तन लाने को लेकर के, उसमें उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति अपनाई थी। साथ ही उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन को महत्व दिया था। ध्यान रखिएगा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति, कल्चरल क्रांति या सांस्कृतिक क्रांति, इन दोनों के माध्यम से माओ से तुंग ने बहुत बड़े लेवल पर
कोशिश की कि हम वहां पर आमूलचूल परिवर्तन करें, लेकिन इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, लोग मारे गए, और इस बावजूद यहां पर आबादी में घटोतरी नहीं हुई। समझिए कि कितनी ज्यादा आबादी बढ़ गई थी। इसलिए मैंने इसके बारे में बताया है कि इस घटना के बावजूद आबादी में घटोतरी नहीं होती है ना। अच्छा, अब दोस्तों यहां पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के चीन ने कठोर नीति अपनानी शुरू कर दी। इसने कहा कि देखो भाई, अब हम वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाएंगे, और इसके परिणाम स्वरूप जो वहां पर जनसंख्या की स्थिति थी उसको बहुत कठोरता के साथ नियंत्रित की गई। यदि कोई भी महिला गर्भवती हो जाती थी बिना जानकारी दिए तो उसको दंड देना पड़ता था, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता था, गर्भपात भी उसका करवा दिया जाता था। ऐसी स्थितियां निकलकर सामने आने लगी, और बाद में जब ये स्थिति लगातार आगे बढ़ती गई तो अब जाकर के फिर से ये स्थिति आ गई कि भाई अब तो हमारे यहाँ जनसंख्या लगातार गिर ही रही है। और इस संदर्भ में दोस्तों चीन के द्वारा ये नीति अपनाई गई कि अब हम 3 चाइल्ड पॉलिसी लाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से चीन ने अपनी नीति में परिवर्तन किए। और इस संदर्भ में यदि हम भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि 2011 के बाद से यहाँ पर जनगणना नहीं हुई है, लेकिन बीते साल के आंकड़े ये बताते हैं कि जो चीन है, चीन वर्तमान में भारत से जनसंख्या के मामले में पीछे हो गया है। जो कई सारे अलग अलग फैक्टर्स के माध्यम से जानकारियां मिली हैं संयुक्त राष्ट्र को, उसके आधार पर यह आंकड़ा दिया गया है कि लगभग 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या वर्तमान में भारत की हो गई है। और इस आधार पर जो भारत की स्थिति है चीन से कहीं आगे हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत अपने लेवल पर जनसंख्या को नियंत्रित करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसके अंतर्गत जो TFR है यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट है, कुल प्रजनन दर को 2.0 तक लाने में सफलता हासिल हुई है। जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट आई है 2019 से 2021 की, उसमें ये बातें कही गई हैं कि भाई कुल प्रजनन दर को 2.0 तक हम लाने में सफल हुए। इसका मतलब ये हुआ कि औसत बच्चों का जन्म प्रत्येक माता पर, है ना। तो यहाँ पर इसी संदर्भ में ये कहा गया है, एक्चुअली इसको 2.1 रखा गया था, वर्तमान में इसे 2.0 के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारत जो है धीमी जनसंख्या वृद्धि को महत्व देने की कोशिश कर रहा है, और इस मद्देनजर भारत की यह अपेक्षा है कि आगे आने वाले समय में हम अपनी जनसंख्या को इस तरीके से एक्सपोनेंशियली न बढ़ाएं ताकि हमें आगे और अधिक चिंता की स्थिति का सामना करना पड़े। भारत धीरे धीरे अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, और ये अपेक्षा करनी होगी कि आगे आने वाली पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए हम जनांकीय लाभांश में रहें, हमें अपनी जनांकीय का किसी भी कारण से कोई नुकसान न झेलना पड़े। ठीक है जी। तो आज की चर्चा में हम लोगों ने इस टॉपिक को विस्तार से देखा और समझा। हमने इस पहलू को समझा कि आखिर चीन जैसे देश, जापान और रूस जैसे देश क्यों चाहते हैं कि जनसंख्या को बढ़ाया जाए, क्यों जनसंख्या में लगातार गिरावट आना उनके लिए चिंता का कारण बन रहा है, और किस तरीके से इस विषय में इन देशों को और अधिक सावधानी से ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत के स्तर पर क्या वर्तमान में स्थिति है, इस पहलू पर भी हम लोगों ने बातचीत की है। ठीक है, आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और महत्वपूर्ण चर्चा में। और साथ ही जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इस मेल आईडी के जरिए संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मैंने एड्रेस बता दिया है, इसके जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।